दो सब्सटेंस which have same molecular formula. But different physical and chemical properties. उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं या आइसोमरिज्म कह देते हैं। ठीक है, अब देखो कई बच्चे ना ऐसा याद रखते हैं, दो सब्सटेंस व्हिच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर नहीं कहिएगा, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी सेम हो जाता है, वो अलग टाइप के आइसोमरिज्म शो करते हैं। आप लोगों ने अगर 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वहां पे हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ा था। स्टीरियो आइसोमरिज्म कहता है, यहाँ भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना हम लोगों ने वहां पे पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पे सिंपल मैं बताऊंगा कि स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3D इज डिफरेंट। उनके 3D में डिफरेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल एक ही साइड लगा रहेगा, लेकिन उसका जो अंदर में होगा वो उसकी अरेंजमेंट जो है चेंज हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। अच्छा देखिए, आइसोमरिज्म जो होता है ना वो बेसिकली दो टाइप का होता है। आइसोमरिज्म जो है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। टू टाइप्स। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एंड सेकंड वन जो होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये जो हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट में चार टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, दूसरा होता है लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है, तीसरा होता है आपका सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, ठीक है, और फोर्थ वन होता है आयनाइजेशन। एक एक करके मैं बताऊंगा कि किसमें क्या क्या होता है। स्टीरियो में हमें जो है दो पढ़ना है, एक ज्योमेट्रिकल एंड एक जो है ऑप्टिकल। ओके, यही चीज जो है हम लोगों को पूरे आज की क्लास में इसी के बारे में जो है चीजें जो है पढ़नी है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होते हैं, यहाँ पे ना स्ट्रक्चर के चेंज होने के कारण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में याद रखिएगा कि 3 डायमेंशन में जो है अरेंजमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, अरेंजमेंट of molecules in 3D is different। 3D का मतलब होता है, आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों ने कई बार जानते होंगे कि मूवी हम किस में देखना चाहते हैं, 3D में, जिसके अंदर क्या हो एक्स वाई जेड तीनों में जो दिखे उस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, 3D अरेंजमेंट। यही यहाँ पे भी कहता है आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिस कारण से वहां पे क्या हो जाता है, एक या उससे ज्यादा जो है उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरल जो आइसोमरिज्म होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर एक एक करके एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि किस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और किस टाइप को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। बस इतना सा बात याद रखिएगा कि स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि स्ट्रक्चर के चेंज होने के कारण
जो आइसोमरिज्म बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और अगर 3D में स्टीरियो में क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, बट लेकिन क्या होता है कि अरेंजमेंट इन 3D में वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म कह देते हैं। एक एक करके देखिए, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आप लोगों को कैसे पता लगेगा, अगर जब पहले पढ़ते होंगे, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो हम लोग को वहां पे 3 चीजें देखना पड़ता था। एक तो डबल बॉन्ड, दूसरा डिफरेंट ग्रुप, मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको, बस अब ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तीसरा लाई इन सेम प्लेन। अब देखो यहाँ पे होता क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने क्या करा, जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन। अगर यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, दो जिस कार्बन पे देखोगे उस कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो वो क्या, ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे एक पे सेम कर दे और दूसरे पे जो है डिफरेंट कर दे, नहीं। इस कार्बन पे देखिएगा, जिस कार्बन से उस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तीसरा लाई इन सेम प्लेन, यानी कि जो है प्लेनर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो वो GI शो करता है। अब इसकी जगह पे मैं मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज करो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया सलमान खान, ठीक है, और यहाँ लिख दिया कैटरीना, और यहाँ लिख दिया बताओ कैटरीना, और यहाँ पे सलमान खान। क्या ये GI शो करेगा? बोलिए, क्या ये GI शो करेगा? यस सर। हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड है, डिफरेंट ग्रुप है, इस पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए इस कार्बन पे, और लाई इन सेम प्लेन, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो GI शो करेगा। इस प्रकार से हम, अभी तो हमारे पास उतना समय नहीं, क्योंकि अलग से वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक पूरा का पूरा जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताना होता है, ठीक है। तो वहां पे इस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अच्छा एक और बात आप लोगों को, यहाँ पे अगर जो सेम प्लेन में लाई करे, जैसे मैंने कहा यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अगर मान लो कि दोनों अपोजिट में हो तो उसको ट्रांस कहते हैं। अगर ये दोनों सेम साइड होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन, उसको हम लोग क्या कह देंगे, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिस कह देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसा आइसोमरिज्म कहेंगे, सिस। जैसे ऐसा दिखे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस आइसोमरिज्म। अगर जब पीछे साइड चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो है आपका ट्रांस आइसोमरिज्म। अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, तो आप जहां कार्बन से जुड़ा हो उसको देखिए, तो यहाँ से आपको अगर जब दोनों एक साइड दिख रहे हो तो हम लोग क्या कह देंगे, इसको जो है सिस आइसोमरिज्म कहेंगे। खैर एक और छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आपको सिस और जो है ट्रांस को पहचानने के लिए। देखिए मैंने ऐसा किया ट्रांस, यानी कि ट्रांस में कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर जब सेम ग्रुप या सेम एलिमेंट के बीच का एंगल कितना हो, 180 हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। सिस मतलब होता है सेम, यानी कि दोनों का दोनों किस लाई करना चाहिए, सेम प्लेन में। और तो अगर जो सेम प्लेन में लाई करेगा तो उसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री होता है। तो इस कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सिस है, तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड है या सेम साइड है। अभी हम चेक करते हैं। अब आपको लग रहा होगा, ये देखिए ऐसा कुछ ऐसा, कितना एंगल है ये, अब कहोगे सर 90। अब कहोगे सर हमें कैसे पता ये 90 होगा, हो सकता है 110 हो। खैर आप उतना चिंता मत कीजिए, या तो 90 होगा या 180 होगा। जब वो सिस और ट्रांस की बात कर रहा है, या तो क्या होगा 90 होगा, या तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस चीज के लिए आपको चिंता नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके बीच कैसा एंगल है, 90 डिग्री है। अगर जब 90 डिग्री है तो कैसा हो जाएगा बताइए, सिस होगा या ट्रांस होगा, बोलिए। अगर अगर जो एंगल 90 डिग्री होगा तो बताइए उसका कैसा होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा, सिस। सिस होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगर देखिए यहाँ पे NH3 के बीच एंगल कितना है? 180. 180 डिग्री होगा तो कैसा हो जाएगा? Trans. ट्रांस हो जाएगा। क्या आप लोग कभी भी आएगा तो देख के बता सकते हो कि कौन ट्रांस है कौन सिस है? Yes, अब sir. कहोगे सर ठीक। अब यहाँ पे Yes, चेक sir. करते हैं, एक एक करके जो है पता करते हैं। इसके और इसके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। Yes. Yes. अब देखिए, इसके और इसके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसके और इसके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी कि जब आप देखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है कैसा शो करेगा? सिस शो करेगा। ट्रांस में देखिए ये CL अपोजिट है, ये NH3 अपोजिट है, ये NH3 अपोजिट है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिनके बीच एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कह देंगे? सिस कह देंगे। या आप कह सकते हो कि दोनों ग्रुप सेम हो। लेकिन यहाँ पे ना आपको सामने दिक्कत क्या आएगी पहचानने में। अगर आप इतनी सी बात याद रख लेते हो कि सिस के बीच जो एंगल होता है 90 होता है, ट्रांस के बीच जो होता है 180 होता है, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सिस आइसोमेरिज्म है, कौन जो है ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा, ज्योमेट्रिकल जो इसमें ना एक और आता है, मेरिडियनल एंड फेसियल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर जो ध्यान नहीं दीजिएगा तो। मैं आपको ना ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इधर ही पूछा गया, 2023 में ही पूछा गया था जेईई मेंस में। आपको मैं दिखाऊंगा अभी। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं बताता हूं ना तो सभी बच्चों को तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। अच्छा चलिए प्लीज एक और एग्जांपल है, सिस और ट्रांस। हम चेक करते हैं इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। क्योंकि हमने कहा कि जब सिस और ट्रांस में आपको ये नहीं देखना कि 107 होगा या 120 होगा, नहीं, या तो 90 होगा। एक्चुअली हमारी बनावट अगर बिल्कुल परफेक्ट होगी ना तो वो एकदम देखो तो 90 डिग्री ही दिखती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट है तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांस हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? सिस हो जाएगा। आपको बेसिकली देखना एंगल 90 डिग्री है तो सिस हो जाएगा। अगर जो ट्रांस है तो यानी कि कैसा हो जाएगा? जो है 180 डिग्री हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी ने छोटा सा वर्ड लिख दिया फेसियल और मेरिडियनल, और इसके बाद जो है ना बच्चों को इतना दिक्कत आता है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली ना फेसियल ने तो आसान है बताना, मेरिडियनल इतना आसान नहीं है। जब क्वेश्चन आता है ना, ये आप सिंपल आंखों से नहीं देख के बता सकते हो, इसको ना मन की आंखों से देखना पड़ता है, तब आपको पता लगेगा कि मेरिडियनल है कौन फेसियल है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि फिर कैसे आप लोग जो है मन की आंखों से देखोगे, तो चीजों को मन की आंखों से भी देखना पड़ता है। ओके। आप यहाँ पे मैं फेसियल की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फेसियल में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोबाल्ट है और मैं यहाँ पे NH3 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 और सॉरी NO2 है, यहाँ पे मैं NO2 ले लेता हूं, NO2 एंड NO, और यहाँ पे क्या है? NH3 और ये NH3। यहाँ पे देखिए मैं इसको स्क्वायर बना देता हूं। मेरे पास एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता कि कैसा ये बनता है। अच्छा देखिए यहाँ पे ना 3 मॉलिक्यूल्स को लेके हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 होंगे NO2, ठीक है, जो बनेंगे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि कि आपका जो है डायग्राम जो है थोड़ा सा अच्छा बन सके। वैसे नीचे भी बन सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर बनाना मेरे लिए आसान है। यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ना एक ट्रायंगुलर फेस बन रहा होगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो देखिए ये कोबाल्ट मान लो सेंटर है, और एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। अगर शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि गायब हो जा रहा है? सर बीच में हाँ, अगर ये ना एक्चुअली मॉलिक्यूल से ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे ना NO2 ऊपर होगा, नीचे होगा, और ये चारों जो है ना 4 प्लेन में होगा। जैसे आप लोग जिस टेबल में हो या जिस टेबल पे बैठे होगे, जैसे मान लो कि ये एक तरह से मान लो कि आईपैड है, इसको मैंने जिस प्लेन में रखा, ये चारों के चारों स्क्वायर प्लेनर में है, यानी कि प्लेन में है, और एक जो है NO2 ऊपर है और एक NO2 क्या है? नीचे है। अब देखो मैंने क्या करा कि इन दोनों से
इसको जो है कनेक्ट कर दिया, यहां से ऐसा लिया, तो ये देखो कुछ ना ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली ना एक फेस बनेगा। जब ऑक्टाहेड्रल होता है ना, तो हर एक ट्रायंगुलर फेस से मिलके बने होते हैं। इस तरह से टोटल कितने होते हैं, 6 फेसेस से, सॉरी 8 फेसेस से जो है मिलके बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो पर्टिकुलरली एक है ना, ये इस ऑक्टाहेड्रल का ये क्या है, एक फेस है। अब आपको मैं बताता हूं 3 बातें जिससे आप पहचान सकते हो। सबसे पहले ये कहां पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल में। फेसियल मेरिडियनल कहां पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ये क्या स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल में पाया जाता है, तो नहीं, ये जो है कहां पाया जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में पाया जाएगा। जिसमें सेकंड केस क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मेटल A3 एंड B3 होना चाहिए, यानी कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, फेसियल या मेरिडियनल शो करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो फेसियल होता है ना, उसका मतलब है कि जिस शेप का वो पूरा मिलके बना हुआ है। ऑक्टाहेड्रल यानी कि क्या हुआ है कि ये जो है ना, इसके जैसे जो है टोटल कितने बन रहे होंगे, 6 टाइप के इधर से बन रहे होंगे, 6 इधर से, सॉरी टोटल 8 जो है फेस से बन रहे होंगे। जब ये एक फेस से बन रहा होगा, तो जिस कारण से आप लोग उसको क्या कहोगे, फेसियल मेरिडियनल को फेसियल कहोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक्चुअली देखो, अगर ये ऑक्टाहेड्रल है जैसे ऊपर है, तो यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। ये इसको जोड़ दीजिएगा, इस दोनों को, तो यहाँ पे देखो एक फेस बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फेस जो है फेसियल पड़ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में फैक्ट कहते हैं। अच्छा देखिए, ये तो आपको अगर जब पहचानना हो तो एक ना आपका एक्सियल होगा, ये जो है NO2 देखिएगा, जब भी बना होगा फेसियल में, एक NO2 पे जो भी आप जिस 3 सिमिलर टाइप के ग्रुप से बना रहे होंगे, वो क्या होना चाहिए, आपका एक एक्सियल पे होना चाहिए, और बाकी कहां पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। ये सारे क्या है, इक्वेटोरियल है, और ये क्या है, एक्सियल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल है। एक ना एक्सियल पे होना चाहिए, और 2 जो है क्या हो जाना चाहिए कि सेम, यानी कि जो है स्क्वायर प्लेनर पे होना चाहिए। अगर ऐसा दिखे तो आप उसको कह सकते हो फेसियल है, यानी कि एक ऊपर का होना चाहिए और 2 जो है स्क्वायर प्लेनर में से 2 यूज करेंगे। इस टाइप से जो बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, फेसियल कह देंगे। और मेरिडोनल जो होता है वो क्या होता है कि स्क्वायर प्लेनर में से 3 साइड, अगर जो आप 3 जो है सिमिलर टाइप से बन रहे होंगे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेरिडोनल कह देते हैं। क्या ये थोड़ी सी समझ में आई आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर फिर से रिपीट। ओके, मेरिडोनल में कहा कि जब स्क्वायर प्लेनर में 3 जो है वो लाई करें, जैसे यहाँ देखो NO2, अगर स्क्वायर, यहाँ पे इस बार एक्सियल पे मत जाइएगा। पिछली बार हमने क्या करा था कि 2 हमने क्या लिया, स्क्वायर प्लेनर पे लिया और एक एक्सियल पे लिया। लेकिन इस बार हमने क्या करा कि तीनों के तीनों जब हमने कैसा लिया, स्क्वायर प्लेनर पे लिया। अगर जो ऐसा बन रहा होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, मेरिडोनल कहेंगे। बोलिए, यानी कि इस प्लेन में होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अगर ये 3 यूज करेंगे तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेरिडोनल कह देते हैं। ठीक है, ओके, मेरिडोनल कह। और अगर एक एक्सियल का यूज करें और 2 जो हम लोग क्या करें, स्क्वायर प्लेनर का या इक्वेटोरियल का यूज करें, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फेसियल कह देते हैं। एक्चुअली दिक्कत कहां पे आ जाता है ना, मेरिडोनियल में आ जाता है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसको ना थोड़ा सा भी घुमा दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा कि कोई एक्सिस वाला है, ये इक्वेटोरियल। जैसे देखिए, आप ये वाला लाइन देखिएगा, ये वाला दिख रहा है जो मैं जिस पे उंगली चला रहा हूं, लोगों को दिख रहा है? यस सर। ऐसा देखिए, ये वाला जो है, ये वाला, अगर मैंने क्या करा ना, इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो ये इधर आ जाएगा। अब देखो NO2 कैसा आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, NO2 NO2, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा क्योंकि हमने घुमा दिया। और NH3 अब कहां जाएगा, NH3 और ये क्या हो जाएगा, अब आपने थोड़ा सा इसको इधर घुमा दिया है तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा NO2, और हमने इधर घुमाया तो यहाँ पे NH3। अब देखो ये चीजें चेंज हो गई, अब आपको पहचानने में बहुत दिक्कत आएगी। अब आपसे मैं पूछ दूं, शायद आपको क्लियर विजिबल भी नहीं होगा। 1 मिनट, देखिए मैंने क्या करा कि कुछ इस प्रकार से इस NO2 को ऊपर ले गए, NO2, ये NO2 हो गया, और इसको हमने क्या कर दिया,
कि इसको इस कॉर्नर पे ले गए, यहाँ पे ये NO2 हो जाएगा, ये NH3 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो है इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा NH3, और ये इधर आ जाएगा NH3। अब देखो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको बताना, क्या ये तीन एक प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? नहीं। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये तीन एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर प्लेनर में है तो ये कैसा हो जाएगा, मेरीडोनल हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अब आपके सामने आपसे पूछा गया है, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट है तो बता दीजिए, अगर जो किन्हीं के मन में कोई डाउट है तो बताइए। ओके, चलिए अब आपसे पूछा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आए तो आप क्या बनाओगे, सिस एंड ट्रांस। इसका मैं सिस एंड ट्रांस बनाता हूं। मैंने यहाँ पे क्या करा, FE, मुझे बताओ सिस में कितने एंगल होते हैं? 90 डिग्री। 90। ओके, तो मैंने एक NH3 लिया, यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना रहा हूं ताकि कि आपको जो है, वैसे तो इस तरह से बना होता है लेकिन मैंने आपके लिए जो है सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। ये इधर कर देता हूं CN, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हम जो है इस प्रकार से 90 डिग्री बना रहे हैं, तो कंपाउंड के बीच में NH3 एंड CN। अगर ये दो कंपाउंड के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। और देखिए अगला, अगर CN, सॉरी ये तो ऑक्टाहेड्रल है ना, सॉरी ऑक्टाहेड्रल बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने स्क्वायर प्लेनर बना दिया। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे FE और ये ऑक्टाहेड्रल, हमें जो है क्या बनाना है, सिस बनाना। हम ज्योमेट्रिकल जब भी कहा जाए सिस बनाएंगे, तो सिस में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे NH3 एंड CN कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, NH3 एंड CN कर देते हैं, और यहाँ पे NH3, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से अरेंज करना है कि जो सबका एंगल हो वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ओके, तो इस प्रकार से हमने सबको इस प्रकार से अरेंज किया कि अगर जब ऐसा केस हो, यहाँ पे देखिए एक अपोजिट आ गया ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। 3 NH3 होने चाहिए, तो हमने 3 NH3 तो इस प्रकार से कर देते हैं, एक NH3 CN, NH3 CN, NH3 एंड CN। अब देखिए सभी के सभी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। आप किसी भी NH3 CN को लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे NH3 CN को लोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। किसी भी लेंगे तो यानी कि ये कैसा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। इसका अगला ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, तो सभी के सभी क्या होने चाहिए, सेम साइड होने चाहिए। अब अगर यहाँ पे हमने क्या करा, NH3 और CN, CN और CN एंड CN। देखिए सभी के सभी क्या है, वो अलग बात है, आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सभी के सभी जो है 90 डिग्री पे बने होते हैं। यहाँ पे देखिए इनके बीच जो है कितना है, 180। यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ चलिए, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो सभी के बीच में जो एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो इस टाइप से हम लोग क्या कह देंगे, इसको जो हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांस कर देंगे। तो आपको यही कहा था कि इसके जो है ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो हमने क्या कर दिया, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ कर दिया, सिस एंड ट्रांस को हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को यही पे होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करता क्या है। अगर कोई भी लाइट को, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, जैसे मान लो ये अनपोलराइज्ड है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और जो क्या है अनपोलराइज्ड है, यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब जैसे ही आपने क्या करा कि इसको पोलराइजर से पास कराया, ठीक है। जैसे पोलराइजर का काम होता है कि इस लाइट को पोलराइज्ड कर देना, जो भी है, यानी कि ताकि कि वो क्या कर सके, ऑप्टिकल में से जो है पास करे, तो वो क्या कर सके, जो है दिखा सके। इसको हम लोग कहते हैं पोलरिमीटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पोलरिमीटर कह देते हैं, या मूवेबल पोलराइजर कह देते हैं। जब आपने इस मॉलिक्यूल्स को यहां से पास कराया,
अगर जैसे मान लो कि मैं सपोज करो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं कि हमने इस प्रकार से कोई भी लाइट लिया जो उसकी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पोलरिमीटर ले लिया। मैं डायरेक्ट सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं कि अगर हमने इसको क्या मान लिया, पोलरिमीटर मान लिया, और जैसे ही पोलरिमीटर से पास कराएंगे तो वो जो है या इस जो अगर ऐसा आ गया तो यानी कि जो है इसके सॉरी हो सकता है या तो क्लॉकवाइज डेविएट कर जाए या एंटी क्लॉकवाइज। अगर जब प्लेन पोलराइज लाइट होता है तो उसको सबको एक लाइन में कर देता है। अगर जैसे इस पोलराइज लाइट से पास करोगे तो क्या हो जाता है, एक प्लेन में पास हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो इस सारे अलग अलग डायरेक्शन में थे और यहाँ पे क्या हो गया कि एक हो गया। कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने कभी चश्मा देखा है, जब लैपटॉप के सामने जो लगाते हैं वो क्या करता है कि Yes, sir. जो स्क्रीन से बहुत सारी लाइट को क्या करता है, हमारी आंखों तक जाने नहीं देता है, यही करता है। बेसिकली उसने किया क्या कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनपोलराइज लाइट आ रहे थे उसको पोलराइज कर दिया। जैसे ये अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे, इन सभी को उसने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ला दिया, स्ट्रेट ला दिया। और जैसे इसको हमने किससे पास किया, पोलरिमीटर से पास किया। अगर स्टेट में आ गया तब तो वो इनएक्टिव हो गया, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और जैसे ही वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डेविएट कर गया, यानी कि इसका मतलब है वो जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है। क्योंकि सर हमें क्या लेना देना, कोई ऑप्टिकली एक्टिव है घूम रहा है या नहीं, आपको लेना देना है। आप जब दवाई देते हो तो देखना बहुत सारे दवाई में क्या लिखा रहता है, कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट, ऐसा कुछ लिखा हुआ देखे हो कभी? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है कि वो दवाई कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव है। वो क्या करेगा दवाई के जो है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको जैसे ही रखोगे उसके साथ क्या कर सकता है कि वो चेंज कर देगा उसके एंगल को, और वो क्या हो सकता है यानी कि आपके लिए जो है हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? Yes, sir. बोलिए, Yes, sir. किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। बेसिकली यहाँ पे भी वही करते हैं, लेकिन अब हम हर बार पोलरिमीटर लेके तो आएंगे नहीं। अब मान लो कि सपोज करो कि आपके एग्जाम में कह दिया जाए बताओ ये जो है ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि पोलरिमीटर लेके जाएंगे और उसको जो चेक करेंगे। तो उसके लिए एक अनदर तरीका होता है, उस तरीके को हम लोगों को क्या करना होता है, पढ़ना होता है। अगर कोई भी मिरर इमेज अगर जो सुपर इम्पोज नहीं होता है एक दूसरे के, जैसे मैं कहूं ये हाथ जब मिरर पे बनेगा तो क्या वो सुपर इम्पोज होगा? मान लो कि आप लोगों की, अब जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, क्या ये मिरर इमेज कभी भी सुपर इम्पोज होगा क्या? ऐसा ऐसा नहीं समझ पा रहे हो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि सपोज करो कि मेरे पास ये हाथ है, मैं यहाँ पे मिरर बनाता हूँ, इतना परफेक्ट हाथ बन नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो मैं प्रयास करता हूँ, ये अंगूठा है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इधर साइड ये अंगूठा है तो इधर साइड आ जाएगा ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। Yes, sir. ये मुट्ठी जैसा बन गया। अब देखो आप इसको, ये यहाँ देखिए इस इमेज को, और ये जो है ऐसा इमेज है, देखो दोनों आप ध्यान से देखो, एक इमेज ऐसा है, ये यानी कि जो है पहला वाला ऐसा इमेज है, आप लोगों को शायद उल्टा दिख रहा है, Yes, sir. ये वाला जो है ऐसा इमेज है इधर साइड का, इधर वाला जो है ये इमेज है, और ये वाला जो है इसका ये इमेज है, ठीक है। अब दोनों को देखो मैं इस सुपर इम्पोज करा रहा हूँ, क्या हो रहा है कि इसका अंगूठा इधर आ रहा है, इसका अंगूठा इधर आ रहा है। अगर दोनों का सुपर इम्पोज नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिक इनहांसोमर हो जाता है, बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। और ये दोनों का जो मिरर इमेज है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इनहांसोमर कर देते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, आप लोग चाहो तो अपने 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 करके देखो कि एक को ऐसा मानो ये ऐसा है, ठीक है, आपको भले उल्टा दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन से, या ऐसा मान लो अब दिख रहा है, ठीक है, हाँ ये ऐसा इमेज है, ठीक है, और ये वाला ऐसा है। अब दोनों को हमने इम्पोज किया तो देखिए ये अंगूठा और ये अंगूठा जो है अलग अलग है, यानी कि दोनों सुपर इम्पोज नहीं है, दोनों अंगूठा क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है। छोटी उंगली बड़ी उंगली के साथ, बड़ी उंगली जो है छोटी उंगली के साथ मर्ज हो रहा है,
इस कारण से ये परफेक्टली नहीं। अगर ये ऐसा होता, जैसे आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए आपको बेटर समझाने के लिए मैं ए ले लेता हूं। अगर ये ए क्या सुपर इम्पोजिबल है? बिल्कुल। आप इस ए को उठाओगे तो यहाँ पे अगर जो सुपर इम्पोजिबल है तो वो इनआंसोमर नहीं होगा और ना ही ऑप्टिकल आइसोमर होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि अगर इन दोनों को उठाओगे, लेकिन आप ऐसा मानो कि ये पी है और इसका इमेज ऐसा बना, अभी इसको उठाओगे इस पे रखोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा पी। क्या सुपर इम्पोज हो रहा है? क्या नहीं, क्योंकि इधर इधर जो बच जा रहा है। इसीलिए अगर जो क्या हो, सुपर इम्पोज नहीं हो, उसको आप लोग क्या कहोगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहोगे। याद रहेगा, जो एक के दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप ना कर जाए, ये कवर ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसी दोनों इमेज को हम लोग क्या कह देते हैं? इनआंसियोमर कह देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रहा है। इधर गैप आ जा रहा है तो इधर गैप आ जा रहा है। तो इस टाइप की इमेज को हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि जो है ऑप्टिकल एक्टिव कह देते हैं। मैं लिख भी देता हूं। ओके, और अगर ये दोनों सुपर इम्पॉसिबल होते और इन दोनों मिरर इमेज को हम लोग क्या कह देते हैं? इनांशियोमर कह देते हैं। ठीक है, वैसे अब ये जो 11 का पार्ट है मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कितनी सारी चीजें। अगर वो कहता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहना, और अगर जो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? यानी कि लिवो रोटेटरी कह देंगे। ठीक है, अब इस बात को याद रखना। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपसे पूछा कि कौन जो है आपके लिए ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। अब हम पहले सिस बनाते हैं, फिर ट्रांस बनाते हैं। अब देखिए, आपके पास मेटल सी आ रहा है और आपको पता है कि सिस में जो एंगल होता है कितना होता है? 90 90 90 होता है। डिग्री। ठीक, मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूं। ओके, और यहाँ पे हमने जो है इसको थोड़ा सा ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट बायडेंटेड है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप चाहो तो इसको एक ही मान सकते हो, लेकिन आपकी बुक में इसी प्रकार से दिया होगा। ये जो है बायडेंटेड है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से बना देता हूँ। एग्जैक्ट इमेज तो नहीं बना, लेकिन आप समझ जाइएगा कि इनके बीच जो है एंगल कितना है? 90 डिग्री। 100 डिग्री नहीं है, अब 180 डिग्री नहीं है। तो आपके सामने इस टाइप की इमेज को हम लोग क्या कह देते हैं? इसको उठा के यहाँ पे ओके, यानी कि बेसिकली आपको इस प्रकार से बनाना है कि इनके बीच एंगल जो होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आप इसका मिरर इमेज बनाते हो तो ये इधर चले जाता है, ये इधर चले जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये जो है सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा। थोड़ा सा तो सही से बना नहीं, क्योंकि 180 आ जा रहा है बीच में यहाँ पे सी आर। ठीक है, और मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, पहले सिंपल बना लेते हैं। और ये 4 है, एक सीएल दे देता हूँ, ओ एक्स दे देता हूँ, और यहाँ पे सीएल दे देता हूँ, ओ एक्स दे देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, इनके बीच में एंगल जो है, इसका जो मिरर इमेज बना होगा ना, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। कैसे होगा? देखिए, आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये और ये। ठीक है, यानी कि इधर सीएल आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? ओ एक्स आ जाएगा, और इधर साइड क्या आ जाएगा? ओ एक्स। तो इनके बीच और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ एक्स एंड ओ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए,
इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जा रहा है कि इसका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बनेगा, ये एक्चुअली 3D डायग्राम है, इसको सोचने से बनता है। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका मिरर इमेज नहीं है, और आपको पता है कि अगर जब मिरर इमेज पूरे तरीके से इसको कवर नहीं कर पाता है तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कह देंगे। ठीक है, और इन दोनों मिरर इमेज को हम लोग क्या कह देते हैं, इनहांसोमर कह देते हैं। लेकिन ट्रांस में देखिए 180 डिग्री है, तो CR, CL एंड CL, और इसको इधर से OX, OX एंड OX एंड OX, इसका मिरर इमेज भी यही मैं बना देता हूं। यहां से क्या हो जाएगा, CR, CL एंड CL, और ये कैसा हो जाएगा, OX एंड OX एंड ये OX एंड ये OX। अब देखो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही बनेगा। CL, CL आप चाहो तो इसको पलट दोगे तो इधर चले जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, OX एंड OX, और इनके बीच एंड OX एंड OX जो है यहाँ पे इनके बीच। देखो अभी भी अगर ये मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है, यानी कि एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, तो इस टाइप के हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव कह देते हैं। अगर जो मिरर इमेज पूरी तरीके से कवर ना करे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और जो और जो ना करे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कह देते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, पहचानना है। अब देखो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप का बताया था, हमने आपको बताता हूं लिंकेज। जैसे आप लोगों को याद रखना है, लिंकेज का मतलब क्या होता है, बायडेंटेड लिंकेज। ठीक है, बायडेंटेड, अगर जिसके पास 2 डोनेट करने की साइट हो और वो एक बार डोनेट करेगा, एक साइड से करेगा, जब इस कारण से बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप एग्जाम में इसी का क्वेश्चन आया था। जैसे यहाँ पे देखिए NCS, आपको मैंने बताया था कि 2 जो होते हैं, NCS होता है या NO2 होता है। ठीक है, NO2 माइनस। अब जो भी हो, इन दोनों में से अगर आपको दिख जाए तो वो जनरली क्या करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है। अब या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या सल्फर डोनेट करेगा। अब देखो जॉर्गेसन ने डिस्कवर्ड किया कि एक बार उसने क्या करा कि CONH3 का होल 5 NO2Cl2, अगर इसके अंदर ON है तो यहाँ पे जो है आपको रेड फॉर्म मिलेगा, और अगर वहां पे NO2 है यानी कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा था, उसको जो है कैसा फॉर्म मिला, यानी कि येलो फॉर्म मिला। यानी कि लिगेंड के चेंज होने से यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। इसके डोनेट करने से क्या हो जाता है कि इसका जो है कलर चेंज हो जाता है, और इस कारण से जो बनता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म कह देते हैं। जैसे आपको मैं बना के दिखाता हूँ, CONH3 5 है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 कहीं भी लिख दो, 5 में लिखना है, NH3, और ये NH3, और यहाँ पे क्या है, NO2। इस बार मैंने जो है डोनेट कराया NO2 से, NO, यहाँ से जो है 2 ऑक्सीजन है, इस प्रकार से। इसको जो डोनेट कर रहा है लोन पेयर, वो कौन कर रहा है, इस प्रकार से जो है क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। लेकिन मैंने सेकंड केस जो बनाया वो कैसा बनाया, NH3, 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 और ये NH3, और इस बार जो डोनेट करा रहा हूं मैं ऑक्सीजन से करा रहा हूं, और इस टाइप से जो बनेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस टाइप को हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जिसके पास बाइडेंट, जैसे आप लोग याद रखते हो बाइडेंटेड लिंकेज है, यानी कि बेसिकली जो 2 साइट हो डोनेट करने के लिए और एक साइड से जो है डोनेट करे, इस टाइप से जो आइसोमेरिज्म बनेगा, एक बार नाइट्रोजन के डोनेट करने से बनेगा, एक बार जो है ऑक्सीजन के करने से बनेगा, इस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म कह देते हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेशन को देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कैटायन एंड एनायन। कोऑर्डिनेशन का मतलब याद रखिएगा C एंड N। C से कैटायन होता है, और कैटायन जो है क्या करता है, ये जो लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पूरा डोमिनेंट क्या रखता है, कोऑर्डिनेशन रखता है। एक बार कैटायन के साथ जुड़ जाता है, एक बार एनायन के साथ जुड़ जाता है। इस टाइप के आइसोमेरिज्म जो बनते हैं, इनके जो लिगेंड होते हैं वो इंटरचेंज हो जाता है। कहता भैया मैं कैटायन हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं तो दूसरे लिगेंड को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। जैसे यहाँ देखिए
NH3 यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसने क्या करा, NH3 लिगेंड ने इसको इधर दे दिया और इसने इसको इधर दे दिया, तो जो बना लिगेंड, इस टाइप के लिगेंड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है आइसोमरिज्म कह देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि एक कैटायन जो लिगेंड है वो एनायन को दे देता है, और एनायन वाला जो लिगेंड है वो किसको दे देता है, कैटायन को दे देता है। इस टाइप के लिगेंड को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लिंकेज में क्या था कि वहां पे बायडेंटेड लिंकेज क्या कर रहा था, एक बार नाइट्रोजन डोनेट कर रहा था, एक बार जो है ऑक्सीजन डोनेट करने के कारण जो है अलग अलग बन रहा था, तो इसीलिए हमने उसका क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है लिंकेज आइसोमरिज्म नाम दे दिया। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेशन में याद रखिएगा कि लिंकेज सॉरी जो है यहाँ पे क्या कर देना है, लिगेंड को आपको चेंज कर देना है, इतना से याद रहेगा। यस सर। बोलिए, ओके। चलिए अब देखो आयनाइजेशन, ये थोड़ा सा अच्छा है। इसमें क्या होता है ना कि जो काउंटर आयन होता है आयनाइजेशन में, वो क्या करता है, आयनाइज होके अंदर आ जाता है। ये बेसिकली ऐसे करो, काउंटर आयन जो है लिगेंड के रूप में आ जाता है, और लिगेंड जो है किस में आ जाता है, काउंटर रूप आयन के फॉर्म में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SO4 क्या है, लिगेंड है, यस सर। और Br क्या है, काउंटर आयन। काउंटर काउंटर आयन। आयन। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि काउंटर आयन लिगेंड बन जाए, लिगेंड जो है काउंटर आयन बन जाए, तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पहले आयन में कन्वर्ट होता है। आपको पता है कि ये Br माइनस में टूटेगा और ये SO4 माइनस में टूटेगा, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन इस पे पॉजिटिव आया है, यानी कि बेसिकली दो आयन में टूट जाएगा। और जब ये आयन में टूटने के कारण इसके आयन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो जो आयन जो आइसोमरिज्म बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। यानी कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है जो तेरा है, इस टाइप का जो करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। यानी कि बेसिकली ये क्या कर रहा है कि लिगेंड को कह रहा है काउंटर आयन बन जाओ, काउंटर को क्या कहा जा रहा है, लिगेंड बन जाओ। बेसिकली देखो जैसे कि श्री कृष्ण भगवान कहते थे राधा को, तुम कृष्ण बन जाओ, और कृष्ण भगवान जो है राधा बन जाते थे। इस टाइप के हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन, यानी कि इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कह देते हैं। सबसे आसान जो होता है वो कौन सा होता है, सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म होता है। अच्छा, मैंने ना आपको याद रखने की ट्रिक नहीं बताई, इसको मैं बताता हूँ। सबसे आसान जो है आपको पहचानने में आएगा, सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म। सॉल्वेटेड को ना एक और नाम से जाना जाता है, हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। हाइड्रेटेड से आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं वाटर का जो है आने वाला है, जिसमें वाटर के चेंज होने के कारण जो है बनता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आयन बन जाते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है, CrH2Cl3 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वॉयलेट होता है, और CrH2 5Cl का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। यानी कि वाटर के चेंज के कारण जो बनेगा, जैसे यहाँ पे 6 था, यहाँ 5 हो गया, तो इस कारण से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म कह देते हैं। तो मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता देता हूं कि कैसे इन पांचों आइसोमरिज्म को याद रखिएगा। इसको मैं याद रखने के लिए कहता हूं, आप सबसे पहले लिखना कोऑर्डिनेशन, ठीक है, फिर आप लिखना हाइड्रोजन, फिर लिखना लिंकेज, फिर लिखना आई। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोहली। याद रहेगा, विराट कोहली वाला कोहली, वहां पे कैसा होता है, कोहली के होता है ना, यहाँ पे सी से हम लोग जो है इसका यूज कर रहे हैं। ओके, तो यानी किस प्रकार से आप याद रख सकते हो, CO से कोऑर्डिनेशन होता है, S से हाइड्रेटेड होता है, और L से लिंकेज होता है, I से क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाता है। आप लोगों को अब मेरे साथ बताना है, ठीक है, जस्ट मैं एक बार वहां वापस पहुंच जाता हूँ। ओके, हमने बेसिकली आपको 4 बताया, CO, हाइड्रेटेड, और L से I से, लिंकेज। ओके, ठीक है। इस प्रकार कोऑर्डिनेशन, अब देखो हाइड्रेटेड तो सबसे आसान है, यानी कि वाटर के ट्रांसफर से बनता है। फिर आयनाइजेशन में क्या करा कि जो तेरा है वो मेरा है, यानी कि लिगेंड और जो है काउंटर आयन क्या करता है, आपस में क्या कर देता है, जो है तेरा है वो मेरा कर देता है। फिर लिगेंड में क्या होता है कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार जो है नाइट्रोजन डोनेट करता है, एक बार जो है ऑक्सीजन डोनेट करता है, तो इस टाइप से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि दो आयन होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। जो कैटायन का लिगेंड है वो एनायन के पास चले जाता है, जो एनायन का लिगेंड होता है वो कैटायन के पास चले जाता है। इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कह देते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि बताना कि इसमें कौन सा आइसोमरिज्म है,
आपको मैंने बताया आयनाइजेशन को कैसे याद रखना कि जो हाँ जो कृष्ण भगवान या राधा के साथ है वो क्या करता है कि जो काउंटर आयन और जो है इसको लिगेंड के साथ क्या करते हैं, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, यानी कि आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्या देखो Cl बाहर चले गया, हाँ यानी कि क्या हो जाएगा, ये आइसोमरिज्म आयनाइजेशन आइसोमरिज्म हो जाएगा, बिकॉज हियर क्लोरीन एज अ लिगेंड इज वर्क इन द जो है काउंटर आयन इन द सेकंड केस, इसलिए हम लोग उसको क्या कह देंगे, ये सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। ओके, अब देखो आपसे पूछा जा रहा है कि कायरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म द फॉलोइंग इज। अब आपके सामने एक नया वर्ड आ गया कायरल कॉम्प्लेक्स। मैं एक छोटी सी बात बताना भूल गया, वापस से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कहाँ गया, ओके यहाँ ध्यान से सुनिएगा। द मॉलिक्यूल्स और आयन कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड कायरल। बेसिकली सिंपली अगर मैं कहूँ ना कि जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। जो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को कवर ना कर पाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कायरल कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कायरल है। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली सिस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि 180 वाले क्या कर जाते हैं, वो जो है आपका जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो 180 है तो दोनों का जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल बनता है। अब या तो ए होगा या तो क्या होगा, ये होगा। अब चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैं एक एक करके बनाता हूँ आपके लिए। पहले मैं ना डी बना देता हूँ, पीटी, और हमें कैसा बनाना है, जो है सिस बनाना है। सिस में एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ओके ओके, अब मुझे बताओ इसका मैं मिरर इमेज बना रहा हूं, इसको इधर आ जाएगा ये पीटी, ये NH3 इधर आ जाएगा, और ये इसको देखो, इसको मैंने इधर पलट दिया, ये NH3 इधर आ गया, और ये वाला NH3 इधर चले जाएगा, ये क्या हो गया NH3। क्या मिरर इमेज दोनों का सुपर इम्पॉसिबल है, बताइए क्या Yes, sir. अगर ये दोनों का मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है तो बताओ ये कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, Inactive. इनएक्टिव। अगर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Sir, option A. ऑप्शन ऑप्शन ए हो ए। जाएगा। अब देखिए कैसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा, पीटी, ठीक है, यहाँ पे वापस से मैं जो है बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक पे हमने क्या कर दिया, Cl ले लिया, और यहाँ पे हमने Cl ले लिया। कुछ इस प्रकार से बनेगा। En कैसा डेंटेड होता है, बाइडेंटेड। ठीक है, अब देखो इसका मिरर इमेज जो है ना कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये इधर चले जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि इसका जो मिरर इमेज है वो कभी भी क्या होता है कि इसका सेम नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका कभी भी मिरर इमेज जो है सेम नहीं बनेगा। जब सेम नहीं बनता तो आपको याद रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कहाँ पे शो करता है, सिस में करता है, क्योंकि इसका मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजिबल नहीं होता। और अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होता उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कायरल कंपाउंड कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा है, द कॉम्प्लेक्स कैटायन हैज 2 आइसोमरिज्म। कौन जो है 2 आइसोमरिज्म शो करेगा, तो आपको मैंने बताया था कि आइसोमरिज्म कौन कौन से होते हैं, कोहली, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज एंड आइसोमरिज्म। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, 2 कटायन होता है तो ये तो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रेटेड में यानी कि वाटर किसके पास है, वाटर इसके पास है लेकिन दूसरा शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाटर भी नहीं है क्योंकि एक ही टाइप का है। फिर आप देखो लिंकेज, लिंकेज में एम्बिडेंटेड, किसके पास एम्बिडेंटेड यानी कि NO2, यानी कि ये कौन शो करेगा, एक एन बार एक एन डोनेट करेगा और एक बार कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा। इसके पास कैसा जो है, जो कौन कौन आइसोमरिज्म शो करेगा, ये जो है आपका लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, क्या समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि CONH3 कॉम्प्लेक्स Cl3 इज आर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फेशियल में जो होता है ना, आपके पास वापस में चलता हूं फेशियल के लिए, इनके बीच जो एंगल बनता है ना फेशियल में 90 और 180 का बनता है। यहां से ध्यान से देखो, ये NO2 के बीच में कितना बन जाता है 90, और जब ये एक ना प्लेन के ऊपर होता है और एक नीचे होता है तो जिस कारण से यहाँ पे कितना होता है 90 और 180 का जो है एंगल बन जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था। ओके,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 90 एंड 180 जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना, और किन्हीं को डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, उसके बाद जो हम लोग कल की क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो कोमल मैम कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को?